हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमारा टॉपिक चल रहा है तो उसके अंदर आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एक्ट था, इस एक्ट को एक चीज़ बोला जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी उसको बोला जाता है। जो मॉन्टेग्यू थे, वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जो इंडिया के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, दैट इज़ मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो चैम्सफोर्ड थे वाइसराय, वाइसराय थे इस टाइम में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये जो फ़ोर्स में आता है, मतलब जो ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम 1921 से ये एप्लीकेबल होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको सेपरेट किया गया था। इसके अलावा जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से अलग किया गया था। मतलब प्रोविंशियल बजट अलग होगा सेंट्रल बजट के साथ, और सेंट्रल के सब्जेक्ट अलग होंगे, प्रोविंशियल के सब्जेक्ट अलग होंगे। इसके अलावा प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट तो ठीक है, हो गए, सेंट्रल और प्रोविंस 2 टाइप के सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उनको फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आता था हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट, अगला पार्ट था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो थे जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का ओपिनियन ज़रूरी होता था। मतलब जो गवर्नर है, ठीक है, वो ओपिनियन लेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, उनके अंदर जो गवर्नर कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं लेजिस्लेटिव ओपिनियन के बिना। मतलब कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओपिनियन की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर पूरा राइट था जो गवर्नर हैं, जो प्रोविंस के गवर्नर हैं उनको। और लेकिन ट्रांसफ़र के अंदर वो उन्हें सलाह लेनी पड़ेगी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे। अगली चीज़, जो बाइकैमरलिज़्म और डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरलिज़्म मतलब यहाँ पर 2 हाउस होंगे। तो पहला हमारा हाउस आता है, यहाँ पर बाइकैमरल के अंदर जो होंगे वो स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब राज्यसभा, लोकसभा जिस टाइप से होती है, तो उसी टाइप से यहाँ पर बात की गई थी बाइकैमरलिज़्म की। अगला डायरेक्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा गया कि मतलब यहाँ पर जो चुनाव होंगे उनको जनता चुनेगी, ठीक है? लेकिन सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं था उस चीज़ का। इसके अलावा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब उसमें बोला गया कि उसमें जो 6 मेंबर हैं, उसके अंदर 3 आउट ऑफ 6 इंडियन। मतलब जो 6 मेंबर हैं, उसमें के 3 इंडियन हो सकते हैं वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। लेकिन उसमें कमांडर इन चीफ की पोस्ट नहीं हो सकती। कमांडर इन चीफ जो है वो इंडियन नहीं हो सकता, इस चीज़ को ही बोला गया। अगली चीज़ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, जो पहले मुस्लिम के लिए था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए भी। अगला हमारा आता है क्रिएट ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। मतलब एक नया ऑफिस उसमें बनाया गया कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। अगली चीज़ हमारी आती है पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेबलाइज़ की गई इस टाइम पे। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विस सर्वेंट वगैरह को जो अपॉइंट कराएगी या जो जॉइन कराएगी उनके अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए। ठीक। इसके अलावा जो हमारी फाइनल जो आती है, जो फाइनल जो पीएसयू सेटअप होगी, जो सेंट्रल वो होगी 1950 1926 के अंदर। 1926 के अंदर जो सेंट्रल पीएससी है, सेंट्रल पीएससी, ठीक है? ये हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना स्टार्ट करती है। अगली हमारी आती है प्रोवाइडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायरी इनटू एंड रिपोर्ट इट्स वर्क आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम कमिंग इन द फोर्स। तो इसमें ये भी बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? 10 साल के बाद। मतलब इस एक्ट को जो बनाया है, इस एक्ट को देखेंगे 10 साल तक, और 10 साल के बाद में इसके जो इफ़ेक्ट हैं या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लाना है, कैसे हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी है, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएँगे और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी हम स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को बोला गया था। और यही स्टैट्यूटरी कमीशन जो आया था, इसी को बोला जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसी को बोला जाता है, यही साइमन कमीशन था। और देखेंगे हम साइमन कमीशन का जो काम था, साइमन कमीशन, तो फाइनली इसको बोला गया था कि
1919 में बोला गया था इसको क्योंकि 10 साल के अंदर हम इसको लेके आएँगे, लेकिन इसको 10 साल से पहले ही मतलब 2 साल पहले ही इसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। नवंबर 1927 को इसको अपॉइंट किया गया था साइमन कमीशन को, ठीक है? 7 मेंबर स्टैच्यूटरी कमीशन था। अपॉइंट किया गया था अंडर द जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे इसका था जॉन साइमन कमीशन, ठीक है? रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और इसके अलावा इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी 1930 को इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि डायरकी को खत्म किया जाएगा। डायरकी जो सिस्टम चल रहा था हमारा अब तक, मतलब जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उनको खत्म किया जाएगा इन प्रोविंस। जो प्रोविंस में जो डायरकी है उसको खत्म किया जाएगा। और अगली चीज़ एक्सटेंशन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, मतलब प्रोविंस के अंदर जो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट है उसको इफेक्टिव बनाया जाएगा। ये वहाँ पर जो गवर्नर था अपनी मर्ज़ी से मतलब बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की मर्ज़ी के जो काम करता है वो खत्म कर दिए गए, मतलब डायरकी खत्म कर दी गई। तो इसके अलावा उसमें क्या मिलेगी? इसके अलावा उसमें मिलेगी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। अगली चीज़ हमारे थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, भारत के अंदर जहाँ-जहाँ ब्रिटिश का कब्ज़ा होता हो, जहाँ पे ब्रिटिश की हेल्प करने वाले या ब्रिटिश के हेल्प से जो रजवाड़े थे या जो राजा थे या जो नवाब थे, वो सब, तो उनको मिला के एक फेडरेशन बनाया गया, ठीक है? और वही बोला गया कि उसी फेडरेशन को कंप्लीट इंडिया बोला गया। और अगली चीज़ बोली गई कम्युनल इलेक्ट्रो जो है वो कंटिन्यू रहेगा, मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्ट्रोड के थ्रू वो है, वो कंटिन्यू रहेगा। इसी के बाद में जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड को अगस्त 1930, इसके इसी को बोला जाता है अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर भी इसको बोला जाता है इसी वजह से। तो इसमें बोला गया था कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का जो कांसेप्ट है, वो डिप्रेस्ड क्लास मतलब एससी, ठीक है? वो भी एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब एससी शेड्यूल कास्ट के लिए भी वो जो है ये सेपरेट इलेक्टोरल का जो फ़ॉर्मूला है वो दिया जाएगा। ऑलरेडी मुस्लिम को, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को तो ऑलरेडी दिया जा रहा था। तो इसके जो अनाउंस किया इसमें कम्युनल अवार्ड को एससी क्लास के लिए, तो महात्मा गांधी गांधी इसमें मतलब फाइनल जो है हड़ताल पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए टिल डेथ, फास्ट टिल डेथ अनाउंस कर दिया कि इसे वापस लो, ये गलत है। तो इसी की वजह से फिर फाइनल जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके बीच में एक पूना पैक्ट साइन होता है, पूना पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट साइन होता है यारवड़ा जेल में। गांधी जी उस टाइम यारवड़ा जेल में थे। ये आती है महाराष्ट्र के अंदर, यारवड़ा जेल आती है, इस जेल के अंदर ये पूना पैक्ट जो है साइन होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो साइमन कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट आई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के लिए बोला गया, उसकी रिपोर्ट को हम डिस्कशन करेंगे, जो साइमन कमीशन ने बोला है उसको डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन को करने के लिए जो हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मतलब गोलमेज सम्मेलन हुए 3, उन 3 गोलमेज सम्मेलन की इनकी रिपोर्ट को डिस्कस किया गया और डिस्कस करने के बाद में फाइनल एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया गया सबके इस डिस्कशन के साथ। और इसको भेजा गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने कुछ साल इस चीज़ को रीड किया और स्टडी करने के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको आगे लेके आए और फाइनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा बेस का काम करता है। यही गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है भारत के संविधान का काफ़ी पार्ट यहीं से लिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो हम इसमें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1935 में ये हमारा एक्ट निकल के आया था। इस एक्ट के अंदर 10 शेड्यूल आते हैं। ये काफ़ी बड़ा एक्ट आता है। इसके अंदर 10 शेड्यूल एंड 321 सेक्शन इस एक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। इसके अंदर क्या थे? कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस, प्रिंसिली स्टेट एज ए यूनिट, मतलब उसके अंदर सेंट्रल के साथ-साथ प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट भी था और प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को मिला के बोला गया यूनिट, ठीक है? और उसमें पावर डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एंड यूनिट, जो डिवाइड पावर थी वो सेंट्रल और यूनिट के बीच में डिवाइड कर दी गई 3 लिस्ट की हेल्प से। फेडरल लिस्ट आती है, सबसे पहले फेडरल लिस्ट आती है। फेडरल लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार था, वो सेंट्रल को था।
इसके अंदर 59 सब्जेक्ट थे। इसके अलावा प्रोविंशियल लिस्ट थी, जो प्रोविंशियल लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार था वो प्रिंसली स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को था। यहाँ पर जो थे 54 सब्जेक्ट आते थे। कंकरन लिस्ट हमारी थी, यहाँ पर 36 सब्जेक्ट आते थे। इसके अंदर प्रिंसली स्टेट, प्रोविंस या सेंट्रल कोई भी कानून बना सकता था। ठीक है? या इसके अलावा जो बच गए मतलब रेसिड्यूअरी पावर जो हमारी आती है, रेसिड्यूअरी पावर जो थी वो आती है हमारे वायसराय की। जो सब्जेक्ट बच गए, जो किसी के पास नहीं गए, अगर किसी वजह से कोई सब्जेक्ट आता है जो किसी में नहीं आता है, तो उस पर कानून बनाएगा वायसरॉय। वायसरॉय को उसको पावर दे दी गई। इसके अलावा इसमें प्रोविंस के अंदर जो डायरकी थी उसको एबोलिश कर दिया गया। और डायरकी जो थी प्रोविंस के अंदर वो खत्म हो गई यहाँ पर हमारा। अगला जो सेंट्रल था, सेंट्रल के लेवल पर जो डायरकी थी उसको अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर अडॉप्ट किया प्रोविंस के अंदर जिसको एबोलिश्ड किया गया। इसके अलावा जो सेंट्रल था, सेंट्रल के अंदर डायरकी को जो है अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पर इसमें फेडरल सब्जेक्ट के लिए मतलब फेडरल सब्जेक्ट होगा, उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर जो वाइसराय है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प से कानून बनाएगा, उसका ओपिनियन ज़रूरी होगा। रिजर्व सब्जेक्ट में वो अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकता है। इसके अलावा बाइकैमरल, तो बाइकैमरल सिस्टम मतलब बाइकैमरलिज़्म स्टार्ट किया गया 11 में से 6 प्रोविंस के अंदर। यहाँ पर 2 हाउस होंगे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है? जो हमारी बंगाल आती है, बॉम्बे आती है, मद्रास, बिहार, असम या यूनाइटेड प्रोविंस जिसको यूपी बोला जाता है आज के टाइम पे, यूनाइटेड प्रोविंस। अगली चीज़ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो था सेपरेट इलेक्टोरेट वहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, लेबर को प्रोवाइड कर दिया गया। अगला एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट उसको एबोलिश कर दिया गया। ये वही काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है जिस काउंसिल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा लाया गया था। यहाँ पर 15 मेंबर रखे गए थे, ठीक है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए उसको खत्म कर दिया गया, उसको एबोलिश कर दिया। अगली चीज़ 10% ऑफ जो पॉपुलेशन थी यहाँ पे, जो हमारी 10% पॉपुलेशन आती है, और जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो बोला गया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए होंगी चीज़ें, तो उसको भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एज़ ए टीम ऑफ एडवाइज़र की तरह वर्क करने लगा यहाँ पर अब। एक्सटेंडेड फ्रैंचाइज़ी मतलब फ्रैंचाइज़ी जो वोट डालते थे उनकी एक्सटेंडेड फ्रैंचाइज़ी को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले तो बहुत कम लोग जो टैक्स पे करता है, एजुकेटेड इस टाइप से वोट डालने का अधिकार था, लेकिन उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया गया और अब जो है, जो टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट था। अगली चीज़, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज़ किया गया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। अगली चीज़ फेडरल कोर्ट जो सेटअप 1937 में फेडरल कोर्ट को सेट किया गया। जैसे फेडरल कोर्ट जिसे आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसको इसमें स्टेबलाइज़ करने की बात की गई थी और फाइनल उसको 1937 में सेटअप किया गया था। अगली हमारी चीज़ आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल, प्रोविंशियल या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन को उसको 3 लेवल पे मतलब फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल मतलब प्रोविंस लेवल, स्टेट लेवल और जॉइंट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। तो इस टाइप से 3 टाइप से पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर बनाई गई है, जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। थैंक यू एवरीवन।